हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर 4 है पॉलिटिकल लाइफ की बुक से वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, जो हमने लेवल देखे थे, उनकी वर्किंग सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने क्लास 8th में, आपको याद हो तो, हमने पढ़ा था कि जो पूरी गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है, पूरी गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है उस पावर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमारे पास एक टॉपिक आया था 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हमने फंडामेंटल जो फीचर्स थी, ठीक है, मेन फीचर्स थी डेमोक्रेसी की, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि इंडिया में जो वहाँ की फीचर्स है डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें क्या क्या था। तो उसमें ही हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर का एक टॉपिक, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर होती है उस पावर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है लेजिस्लेचर का, ओके, जो लेजिस्लेचर बॉडी आती है। सेकंड पे हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव, ओके, सेकंड हमारे पास क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड हमारे पास आता है जुडिशरी। तो ऐसे करके हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि पूरी पावर को, गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर होगी, पूरे पावर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेकिंग द लॉ, एग्जीक्यूटिव अप्लाई द लॉज, और जुडिशरी मेंटेन द लॉ। लेजिस्लेचर में हमने इंक्लूड किया था पार्लियामेंट को, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमपीज, ये सब किस में आते हैं, लेजिस्लेचर में। मतलब जो लॉज बनाएंगे वो पूरी बॉडी या वो सभी मेंबर हमारे आएंगे लेजिस्लेचर में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर से अलावा और जो भी इम्पोर्टेंट अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो सब किस में आएंगे, एग्जीक्यूटिव में। इनका काम होता है कि लेजिस्लेचर ने जो रूल, रेगुलेशन और लॉज बनाए हैं उनको कंट्री में अप्लाई करवाना, एग्जीक्यूट कराना। और उसके बाद लास्ट हमने देखा जुडिशरी में, जो लॉज अप्लाई हुए हैं उन लॉज को कैसे बनाए रखना, लोगों को उन लॉज को फॉलो करने के लिए सभी लोग उसको फॉलो करें, इसके बारे में इंश्योर करना, और जो फॉलो नहीं कर रहा है उनको पनिशमेंट देना। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जजेस, ये सब हमारे पास किस में आएंगे, जुडिशरी में। तो ऐसे करके हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो इन्हीं 3 मेन पॉइंट्स के बारे में, इसी मेन टॉपिक हमारा सेपरेशन ऑफ पावर को हम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार ओवरव्यू दे रखा है, तो ओवरव्यू हम देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स। डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस ओनली हमने अपने रूलर्स को इलेक्ट कर दिया है। इन ए डेमोक्रेसी द रूलर हैव टू फॉलो सम रूल एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी में हमेशा से जो रूलर्स होंगे वो रूल फॉलो करते आए हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करते आए हैं, और आगे भी करना पड़ेगा। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन। वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो आपस में साथ मिलकर काम करेंगे। दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में हम उन्हीं मेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री। और हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री में जो मेजर डिसीजन होते हैं, मेन डिसीजन होते हैं, उनको कौन लेता है और कैसे वो कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं। वी ऑल्सो लुक एट द हाउ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन आर रिसोल्व इन दिस। और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर कोई डिसीजन है और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सोल्व कैसे होगी। इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले ए की रोल इन मेजर डिसीजन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसी से रिलेटेड जो की रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो इंस्टीट्यूशन
सबसे फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेजिस्लेचर का पार्ट। तो लेजिस्लेचर में हमने सबसे पहले पता है कि लॉ मेकिंग का जितना भी काम होता है वो लेजिस्लेचर में होता है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। सबसे मेन पॉइंट हमारा इसमें फर्स्ट आता है, हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। मतलब अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उन रूल से वो पॉलिसी कैसे टेक ओवर की जाती है, कैसे उनके बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है एक गवर्नमेंट ऑर्डर का। एक गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या है, ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इशूड एन ऑर्डर। क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त 1990 को एक ऑर्डर इशू किया, और इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऑर्डर इशू करेगी तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर इट हैड ए नंबर एंड नो बाय दैट। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर होगा उसके ऊपर उसका नंबर होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है। इस टाइप में हर गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर एक नंबर होता है, उसकी डेट भी होती है। द जॉइंट सेक्रेटरी an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel Public Grievance and। तो जो ये ऑर्डर था ये पास किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इसकी तरफ से। वहाँ के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया था वहाँ के बड़े मिनिस्टर्स के कहने पर। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर में एक सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉलिसी जो है वो के बारे में डिसीजन लिया गया। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज SCBC। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेगी, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती है, और उनमें काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा, कैसे उसको रिक्रूट किया जाएगा, और जब उसको रिक्रूट किया जाएगा तो उसमें कितनी पोस्ट होंगी, और उन पोस्ट में से 27% जो वैकेंसी होगी वो किसके लिए रिजर्व्ड होगी, SCBC के लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है हमारी सोसाइटी की, उनके लिए रिजर्व्ड होगी। आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ बैकवर्ड क्लास के पर्सन होते हैं, कुछ पुअर से होते हैं, कुछ BC बैकवर्ड क्लास या जो ट्राइब्स होते हैं उन सब के बारे में। मतलब एक क्लासेस बना दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जो लोग सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा वैकेंसी में। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 100 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, ओके, तो इन वैकेंसी में से 27 पोस्ट जो होगी वो पहले से ही रिजर्व्ड होगी। जो SCBC के लोग होंगे वो इन पोस्ट पर आएंगे। बाकी की जो पोस्ट होगी उन पर दूसरी कैटेगरी भी आ सकती है, ये वाली भी आ सकती है और इनसे अलग भी आ सकती है, ओके। लेकिन जो ये 27% होगी उस पर ओनली ऑन किसको अपॉइंट किया जाएगा, जो SCBC के लोग होंगे उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाएगा। कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन इस पर अपॉइंट नहीं होगा। चाहिए पोस्ट खाली रह सकती है लेकिन उस पर SCBC ही आएगी और कैटेगरी नहीं आएगी। तो ये एक पॉलिसी बना दी। जो वैकेंसीज निकलेगी उसमें ये पॉलिसी होगी कि 27% रिजर्वेशन मिलेगा SCBC ग्रुप को। तो ये हमारे पास एक 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलता है कंपटीशन एग्जाम का कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कितना % रिजर्वेशन दिया हुआ है SCBC को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 27%, ओके। और ये ऑर्डर कब पास हुआ था, 13 अगस्त 1990 को। 13 अगस्त 1990 को ये ऑर्डर पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसी के अकॉर्डिंग SCBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दिया गया है।
तो इससे क्या था कि जो सोशली और एजुकेशनली मतलब कुछ हमारी सोसाइटी है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड, आपने देखा होगा कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, और कुछ कास्ट ऐसी है जो बहुत ही पुअर्टी में होती है। तो उनको डेवलप करने के लिए, पूरी उनके डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, ताकि वो भी अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कर सके। एजुकेशनली जो लोग एजुकेशन में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, जिनके पास एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। और इस टाइप में जो लोग सोशली यानी कि सोसाइटी के द्वारा एजुकेशनली या एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा 27% का। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी तो उनमें उनको बेनिफिट मिला जाएगा। जो शेड्यूल कास्ट, SC ST कास्ट होंगी उसको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन मेकर, मतलब ये डिसीजन कि 27% रिजर्वेशन मिलेगा, ये डिसीजन किसने लिया होगा, ठीक है, किसके पास पावर होती है इस टाइप के डिसीजन लेने की, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये डिसाइड करने, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था जो हमारा आया था 27% रिजर्वेशन का, तो इस टाइप का डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ये जो डिपार्टमेंट होते हैं वो जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसने ये डिसीजन लिया था। ऐसे ही जो कंट्री के अलग अलग मेन डिसीजन होते हैं उनको उनको क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये सब पावर अलग अलग पर्सन के पास होती है। और उन्हीं में से कुछ हमारे पास दे रखे, जैसे कौन हेड होगा, किसके पास पावर होगी। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कि जो स्टेट है उसका हेड कौन माना जाएगा, प्रेसिडेंट। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पर्टिकुलर स्टेट है जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस टाइप में, तो ये स्टेट की बात यहाँ पर नहीं, बल्कि स्टेट यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि पूरी कंट्री एज ए स्टेट मानी जाएगी, ठीक है। तो पूरी कंट्री का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। पूरी कंट्री को हम एज ए स्टेट मान के चलते हैं, तो वहाँ पर मतलब पूरी कंट्री का जो हेड होने वाला है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। और हमारी कंट्री में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है, कोई हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, तो वो कौन है, प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट काम करेगी उसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। अब देखो, जो स्टेट का मतलब पूरी कंट्री का तो हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये दोनों बात अच्छे से याद रखनी है कि पूरी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर। और जो भी जितनी भी गवर्नमेंटल पावर होती है वो सब किसके पास होती है, उसके एक्चुअल में किसके पास होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। और वो अपने बिहाफ पर एक कैबिनेट बनाता है और उस कैबिनेट मीटिंग में अलग अलग टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं वैसे तो मेन, प्रेसिडेंट और 2 हाउस, और वो 2 हाउस कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, लोकसभा में जो जिसको सबसे ज़्यादा मेंबर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जिस भी पर्सन को लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर सपोर्ट करेंगे कि भाई हम इस पर्सन को चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो वही कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। सबसे ज़्यादा लोग उसके फेवर में होंगे। उसके बाद फिर से हमारा मेन टॉपिक आता है जो हम मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि इस टाइप की कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ये डिसीजन ले दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। डिसीजन लेने में, पॉलिसीज़ बनाने में, लॉज बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और इस टाइम में पूरी प्रोसेसिंग के बाद ये देखा जाता है कि
अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो किन लोगों पर क्या इफेक्ट डालेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी लोगों को इक्वलिटी मिली हुई है, सभी के साथ इक्वल बिहेव होगा। तो जो डिसीजन होगा वो इस टाइप का डिसीजन लिया जाएगा ताकि कंट्री के सभी लोगों को उससे इक्वली बेनिफिट मिल सके। तो इसके लिए ये नहीं है कि एक दिन में ही डिसीजन को अप्लाई करा दिया, एक दिन में ही डिसीजन ले लिया, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी डिबेट नहीं हुई उस पर। तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पहले काफ़ी कमेटी बनाई जाती है, उसमें डिस्कशन होता है, उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है और फिर उन रिपोर्ट्स के बिहाफ पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसी टाइप में हमें बता रखा है यहाँ पर कि जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था हमारा 1979 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया 1979 में। और क्यों किया? इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल। और किसने इसको हेड किया था? बीपी मंडल ने। इसलिए इसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं। और क्यों बनाया गया था? इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप टू बी टेकन फॉर दियर एडवांसमेंट। तो क्या किया गया था? सबसे पहले जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा था। तो उनके लिए एक पॉलिसी बनानी थी। तो पॉलिसी वो तो 1990 में बनी थी पॉलिसी, तो जाके कि भाई उनको 27% रिजर्वेशन देना है, लेकिन उससे पहले प्रोसेसिंग भी हुई ना। तो प्रोसेसिंग के लिए देखो सबसे पहले कमीशन बनाया गया 1979 में। बीपी मंडल जो थे उसके हेड थे, इसलिए उसको मंडल कमीशन बोलते हैं। और उनका उनका काम ये था, उनकी जो कमेटी थी, कमीशन था, उसका काम ये था कि ये आइडेंटिफाई करना कि किस पर्सन को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या होगा? ऐसी कौन सी बातें होगी जो एक पर्सन को ये बताएगी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में है, एससी बीसी क्लास में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस टाइप में एक क्राइटेरिया बनाना था। जो कमीशन बना था मंडल कमीशन, उसको इस बारे में स्टेप भी बताने थे कि अगर ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा है तो उनके एडवांसमेंट के लिए, उनको आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो कमीशन बना मंडल कमीशन, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में। ठीक है, देखो 1979 में उसको बनाया गया और 1 साल लग गया उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कराने में, क्योंकि अलग अलग एरिया से अलग अलग डाटा कलेक्ट किया गया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। और रिकमेंडेशन में क्या किया कि गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें 27% रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? एससी बीसी को मिलना चाहिए। ओके, तो ये उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन मतलब उन्होंने अपने बिहाफ पर बताया कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है सोशल एससी बीसी वाली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कंट्री में, तो उनके एडवांसमेंट के लिए एक स्टेप हम बता सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेप सुझाया और वो क्या था कि जो भी एससी बीसी से रिलेटेड पर्सन होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब में 27% का रिजर्वेशन मिले। फिर ये नहीं है कि बस उन्होंने अपना डिसीजन बताया, अपनी रिकमेंडेशन बताई और वो डायरेक्ट फॉलो भी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में उसको डिस्कस किया गया। और पार्लियामेंट में क्यों डिस्कस किया गया? क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो पीपल होते हैं उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जितने भी मेंबर पार्लियामेंट में होते हैं वो डायरेक्ट, जो एमपीज होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? कंट्री के लोग करते हैं। वही अपने एमपी को इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, ताकि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है पार्लियामेंट में वो उनके बिहाफ पे हो, अच्छे में हो। तो इसलिए जो पार्लियामेंट है, जो एमपीज़ है, वो देखेंगे कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है या गलत है। उसके ऊपर डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और लोकसभा में दोबारा से उस रिकमेंडेशन के लिए इलेक्शन हुए 1989 में। ठीक है, तो फिर उसके लिए 1989 में दोबारा से, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉज पास करवाना है, अप्लाई करवाना है कंट्री में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोकसभा उसको पास करेगी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में काफ़ी डिस्कशन के बाद कुछ रूल और पॉलिसी ऐसी होती है जो जिस पर लोग अपनी सहमति नहीं जता पाते, वो एग्री नहीं होते हैं। तो इस टाइप में करके कुछ पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टी या कुछ लोग उससे एग्री नहीं होते और वो ये बोलते कि नहीं, ये डिसीजन फॉलो नहीं होना चाहिए।
फिर अगर लोग ही उससे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही उससे एग्री नहीं होंगे तो वो रूल अप्लाई नहीं होगा। जरूरी है कि सभी लोग उसको फॉलो करने के लिए एग्री हो। तो उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन आए 1989 में, और उस लोकसभा के इलेक्शन में जनता दल ने प्रोमिस किया वोटर को कि अगर जो भी, क्योंकि वोटर जो होंगे वो तो वो पर्सन भी होंगे जो एससी बीसी में आएंगे, ठीक है, वो जो एससी बीसी में पर्सन आते हैं, जो वोटर्स आते हैं, वो सब उन्होंने क्या बोला, जनता दल ने उनसे प्रोमिस किया, एक पार्टी थी जनता दल, तो उन्होंने प्रोमिस किया कि अगर आप हमें वोट करते हो तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मतलब 27% आपका रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो हम अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में जब उनको प्रोमिस किया गया तो वोटर्स ने जनता दल को वोट किया, जनता दल ने अपनी वो जीत गई लोकसभा इलेक्शन, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। और जैसे ही गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद जो वीपी सिंह थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, उस पार्टी के लीडर थे, जनता दल के लीडर थे वीपी सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद ही उन्होंने अपना जो प्रोमिस था, कि उन्होंने प्रोमिस किया था 27% रिजर्वेशन मिलेगा, तो अपना प्रोमिस उन्होंने पूरा भी किया। तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट कराया गया, क्योंकि लोकसभा के सभी लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्री किया था, ठीक है। तो ऐसे करके लोकसभा से वो बिल पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया। अब क्या था कि उस बिल को कंट्री में फॉलो कराना था। तो कंट्री में जैसे ही कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती तो उसमें पहले ही बता दिया जाता था कि इसमें 27% जो रिजर्वेशन होगी वो किसके लिए होगी, जो एससी बीसी के लोग हैं उनके लिए होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि एससी बीसी के अलावा जो सोसाइटी के लोग थे उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, और वो चाहते थे कि अगर, क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो अनइक्वल बिहेव है, हमारी कंट्री में जब सभी को इक्वलिटी मिली हुई है तो इनके लिए अलग से रिजर्वेशन क्यों दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है इससे तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि उनको रिजर्व्ड कर दी वो सीट, तो अब वो उस सीट पर नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए गलत है, हमारे साथ ये अनइक्वल बिहेव हुआ है, और इसके लिए फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने इस डिसीजन को हटवाने के लिए अपनी डिमांड की कि वो इस डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे। अब डिस्प्यूट हो गया, अब आपस में अगेंस्ट हो गए, गवर्नमेंट और कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे। गवर्नमेंट ने डिसीजन फॉलो करा दिया, लोग उस डिसीजन को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर उस मतलब जो डिसीजन था वो ठीक है या नहीं है, इसके बारे में कौन डिसीजन लेगा ये पता करना था। वहाँ पर कंट्री के लोग सही है या वो गवर्नमेंट सही है, तो इसके बारे में डिसीजन कौन लेगा। तो जो डिस्प्यूट है वो कहाँ पर सोल्व होंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं, मतलब कोर्ट जजेस जो होते हैं, वो इस डिसीजन को सोल्व करेंगे। तो जितने भी लोग जिसको प्रॉब्लम थी 27% रिजर्वेशन की पॉलिसी से, तो वो सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातें सुनी, गवर्नमेंट की बातें सुनी, और दोनों के बारे में अच्छे से जब उन्होंने डिस्कशन किया, वहाँ पर डिबेट हुई, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने बताया कि जो भी पॉलिसी डिक्लेयर की गई है, और 1992 में वो पॉलिसी के लिए रिजल्ट आया, और उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, जो ऑर्डर पास किया है कि 27% रिजर्वेशन एससी बीसी क्लासेस को मिलने चाहिए, वो एक वैलिड डिसीजन है और कंट्री इसको फॉलो करेगी। हो सकता है इसमें गवर्नमेंट कोई मॉडिफाई कर दे, लेकिन ये डिसीजन सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा उस डिसीजन को सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बताया 1992 में, तो उसके बाद से जो ऑर्डर था वो ऑफिशियली पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में फॉलो होने लग गया। और अब जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, तो उसमें 27% का रिजर्वेशन किसके लिए बनाया गया है, एससी बीसी लोगों के लिए, जो सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन बनाया गया है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने रिजर्वेशन जो एक ऑर्डर में
ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है उसके बारे में देखा और इस पूरी प्रोसेस के बारे में देखा कि डिसीजन कौन लेगा, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा और उसको मेंटेन कौन करेगा। तो यहाँ पर डिसीजन लोकसभा में लिया, इम्प्लीमेंट उसको गवर्नमेंट ने कराया और उसको मेंटेन किसने करके रखा, सुप्रीम कोर्ट ने। तो लेजिस्लेचर का पार्ट आ गया, एग्जीक्यूटिव का आ गया और जुडिशरी का। तो आई होप जो टॉपिक हमने इसमें किया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा पार्ट चैप्टर जिसमें हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में द ऑफिस मेमोरेंडम का इम्पोर्टेंट पार्ट अपना कवर किया है। और आज से रिलेटेड जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है द डिसीजन मेकर्स के बारे में। जो डिसीजन मेकर्स के बारे में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये तीनों टॉपिक आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, इनको पढ़ोगे, समझोगे अच्छे से। ओके, अगर इस वीडियो के पार्ट में जो चैप्टर आज हमने इंक्लूड किया है वीडियो में इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आओ आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।